Hello everyone. Welcome to my third YouTube lecture of Consolidated Financial Statement. हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमने स्टार्ट करा था। दो लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे कि किस तरीके से आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, होल्डिंग, सब्सिडरी के दोनों बैलेंस शीट्स को मर्ज कर कर जो भी एडजस्टमेंट्स थी हमने वो देखी थी अपने प्रीवियस टू लेक्चर्स के अंदर। बेसिक ओवरऑल हम समझ चुके हैं कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। मैं आज आपको आईसीआई के जितने भी पास्ट पेपर में जितने भी कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे हम सॉल्व करेंगे, इंक्लूडिंग लाइक जो आईएफआरएस में इंक्लूडेड क्वेश्चंस हैं वो भी हम पिकअप कर लेंगे, साथ के साथ सबको सॉल्व करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा आया हुआ एग्जाम के अंदर, और कौन से अटेम्प्ट के अंदर आया हुआ है ये हमारे आया हुआ है मई 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है, आईसीएआई ने जो दिया था। तो इसके अंदर 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार पढ़ लेते हैं कहना क्या जाता है ये क्वेश्चन। सो होल्ड लिमिटेड एक्वायर्ड 100% ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पर जो स्टेक एक्विजिशन हो रहा है, यहाँ पर जो स्टेक एक्विजिशन हो रहा है वो कितना हो रहा है? फुल 100% हो रहा है। मींस यहाँ पर जो हमारे आपके जो यहाँ पर हमारे जो एनसीआई एनसीआई होंगे, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो हमारे एनसीआई होंगे वो क्या होने वाले हैं? बिल्कुल नील। यहाँ पर एनसीआई हमारा कुछ भी नहीं निकलेगा क्योंकि 100% स्टेक एक्विजिशन होल्डिंग का है। So, 100 rupees each, 100% ordinary shares of ₹100 each of Sub Limited. Holding कौन है? Hold Limited. Subsidiary कौन है? Sub Limited. On 1st October 2017. टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। टाइम प्रोपोर्शनेट में आपको प्रॉफिट्स को बांटने पड़ेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर को एक्विजिशन हो रहा है, मिड ऑफ द ईयर में एक्विजिशन हो रहा है, तो हमें टाइम अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। On 31st March 2018, the summarized balance sheet of the two companies are as given below. तो हमारे हमको ये summarized balance sheet एक पता है कि क्या बैलेंस शीट दे रखी है। तो ये हमारी समराइज बैलेंस शीट, ये असेट साइड आपको दे रखी है, नॉन करंट असेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारा आपको गिवन है। ठीक है, करंट असेट्स आपको सारी पता है। ठीक है, फाइनेंशियल असेट्स आपको गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये क्लीन बैलेंस शीट है जो हमें पता है। बाकी सारी चीजें आते हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। So the retained earning of Sub Limited showed a credit balance of ₹6 lakh on 1st April. तो हमें retained earning का ओपनिंग बैलेंस पता है, पर ये बैलेंस कब का है? 1st April 2017 का। एंड एज पर अकाउंटिंग एजम्पशन हम ये मान के चलते हैं कि अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में प्रॉफिट हमारा 6 लाख है और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा प्रॉफिट 12 लाख है, तो ऐसा नहीं है कि हम ये मान ले कि किसी एक मंथ के अंदर हमने ये जो 6 लाख के प्रॉफिट की वेरिएशन आई है हमने किसी एक मंथ में कमाया है। ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग अजम्पशन ये कहते हैं कि भाई जो प्रॉफिट्स हैं वो इवनली अक्रूड थ्रू आउट द ईयर है, मतलब हमने हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स हमने कमाए हुए होंगे। ओके, तो हमें टाइम प्रोपोर्शनेट में वो बांटना पड़ेगा, टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसका। तो 6 lakh on 1st April 2017, out of which a dividend of 10% was paid on 1st November 2017। 10% डिविडेंड पे किया गया। अब डिविडेंड की एडजस्टमेंट क्या है कि देखो, जब हम सीए इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं तो वहां पर जो डिविडेंड की कैलकुलेशन होती है, डिविडेंड वहां पर किस तरीके से करा जाता है, लाइक एज पर जो भी इंटरमीडिएट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उसमें हम इन्वेस्टमेंट से कई बार रिड्यूस करते हैं और कई बार पोस्ट में उसको लेस करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम इंडियस ये नहीं कहता कि ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट है तो हमें इन्वेस्टमेंट में से रिड्यूस करना है या ऐसा कुछ है। यहाँ पर सिंपली आप डिविडेंड की जो भी पेमेंट होती है हम उसको पोस्ट पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पे करते हैं। सिर्फ सिंपल इंडियस ये बोलता है कि आपको कुछ नहीं करना कि ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट है तो इन्वेस्टमेंट में से रिड्यूस करो और फिर आगे उसका ट्रीटमेंट करो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो 10% डिविडेंड पे किया गया है ऑन 1st नवंबर 2017 को। होल्ड लिमिटेड हैज क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव्ड टू रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट। तो बिल्कुल इन्होंने ठीक करा है, बट अब यहाँ पर एक चीज, अगर आप इंटरमीडिएट में जैसे हमने पढ़ा था कंसोलिडेशन, वहां पर हम इसको क्या मान लेते थे कि ये गलत करा हुआ है
कि होल्ड लिमिटेड हैज क्रेडिट द डिविडेंड रिसीट टू रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नहीं ये तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, इसमें से हम एक फिर रेक्टिफाई एंट्री पास करते थे, अगर याद हो, लाइक हम रेक्टिफाई एंट्री क्या पास करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके तब उसका पूरा लाइक इफेक्ट दिखाते थे कहाँ कहाँ क्या गया है, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसने बिल्कुल ठीक करा हुआ है कि सारा डिविडेंड क्रेडिटेड करा हुआ है रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट्स के अंदर, जो कि इंडियस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। There was no fresh addition to other reserves in case of both companies during the current financial year. कोई addition नहीं हुआ है fresh other reserves के अंदर. There was no opening balance in the retained earning in the books of Hold Limited. ठीक है, कोई opening balance नहीं है. Following are the changes in the fair value as per like respective Ind AS. तो इन्होंने बताया है कि कुछ changes आए हैं. So respecting from the book value as on 1st October 2017 in the books of Subunit, which is like considered while consolidating the balance sheet. तो ये हमें कुछ बताई है कि 1 अक्टूबर को वैल्यू क्या थी, 1 अक्टूबर को हमारी वैल्यू क्या थी, 1 अक्टूबर को हमारी वैल्यू क्या थी, तो 40 लाख की वैल्यू इन्होंने बता दी है कि भाई हमारी जो फेयर वैल्यू है, तो मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि उस टाइम पर इसकी बुक वैल्यू क्या थी, उस टाइम पर इसकी बुक वैल्यू क्या थी। लैंड एंड बिल्डिंग जो है हमारी एप्रिशिएटेड हो गई बाई ₹20 लाख, इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय ₹3 लाख, ठीक है, और ट्रेड पेबल हमारे इंक्रीज हो रहे हैं बाई ₹2 लाख। आपको प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट लाइक एज ऑन 31 मार्च 2018। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है मई 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। सो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है जो हम करने वाले हैं। तो हमारे एज यू नो हमारे जो कंसोलिडेशन का कोई सा भी क्वेश्चन, हम जो 4 वर्किंग नोट्स हमारे बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो वर्किंग नोट होता है, जो हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है, और सबसे इम्पोर्टेंट वर्किंग नोट भी होता है, तो वो क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स। तो हमारा सबसे पहला वर्किंग नोट ये होता है, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स जो हम बनाते हैं। एक मिनट। अब ठीक है। सो स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स सबसे पहला हमारा यही होता है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स के लिए ये हमारा डेट ऑफ बैलेंस शीट का हो जाएगा। ये हमारा एनालिसिस ऑफ रिजर्व, और यहाँ पर हमारा प्री जो भी होगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो एज ऑन जो भी डेट ऑफ बैलेंस शीट होगा, उस टाइम पर जो बैलेंसेस होंगे मेरे डेट ऑफ बैलेंस शीट के ऊपर, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। यहाँ पर मैं जितनी भी चीजें लिखूंगा जो भी पोस्ट में चेंजेस आए हैं हमारे प्रॉफिट्स के अंदर,
अब पोस्ट में चेंजेस का मतलब क्या हो गया? पोस्ट में चेंजेस का मतलब ये हो गया कि मेरे पोस्ट में चेंजेस का मतलब सिंपली ये हो गया कि मेरे अदर रिजर्व के अंदर और रिटर्न अर्निंग के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। क्योंकि ये जो मेरे मेरे जो बैलेंसेस दे रखे हैं, ये मेरे क्या है, ये मेरे क्लोजिंग बैलेंस है, ये मेरे क्लोजिंग बैलेंस है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा ना भाई, 1 अक्टूबर को मैंने किसी कंपनी का स्टेक एक्विजिशन कर लिया, तो अब मैं कंसोलिडेट जो कर रहा हूँ बैलेंस शीट को, वो 31 मार्च को कर रहा हूँ। तो उसका मतलब सिंपल सा क्या बनता है कि उस अक्टूबर से मार्च के बीच के 6 महीने के अंदर जितने भी प्रॉफिट्स हुए होंगे, अब जब मैं कंसोलिडेट करूंगा बैलेंस शीट को, तो उन प्रॉफिट्स को भी तो मर्ज करूंगा ना, कंसोलिडेट करूंगा उन प्रॉफिट्स को, सब्सिडरी के जितने भी होंगे, तो वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे क्या बनाना पड़ता है, एनालिसिस स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स, ताकि मुझे पता चल सके कि पहले तो 1 अक्टूबर को नेट असेट्स क्या थी और पोस्ट पीरियड में कितने मेरे प्रॉफिट्स हुए हैं, उनको कंसोलिडेट में कर लूं। ठीक है, तो पोस्ट पीरियड के लिए दो दो चीजें हमारे पास गिवन है। सबसे पहला क्या है, एक तो है अदर रिजर्व, तो एक तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा अदर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपना, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर लाइक ओ आर अदर रिजर्व। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा अदर रिजर्व। ठीक है, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा आपका रिटेन्ड अर्निंग। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा रिटेन्ड अर्निंग। तो अब ये हो गया पोस्ट पीरियड, और हम यहाँ पर मैं क्या डालूंगा अपना, कि मेरा प्री पीरियड में क्या चीजें थी। प्री पीरियड का मतलब ये हो गया डेट ऑफ एक्विजिशन, जब मैंने डेट ऑफ मतलब जब एक्वायर करा, तो ये मेरी क्या है, ये जो मेरी डेट है, ये 1 अक्टूबर 2017 है। इस डेट पे तो मैंने एक्वायर करा है। और यहाँ पर जो भी आपके लाइक स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स के वो होंगे कंपोनेंट, वो आएंगे। अब नेट असेट्स आप कैसे निकालते हो, दो चीजें हैं, या तो आप टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट अगर मैं शेयर होल्डर फंड्स को टोटल कर लूं, तब भी मेरा नेट एसेट्स निकल के आ सकता है। टोटल शेयर होल्डर फंड्स मतलब क्या होता है आपका, लाइक ये वाला पार्ट, इक्विटी वाला पार्ट, इक्विटी एंड अदर इक्विटी, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, तब भी मेरा क्या निकल के आ जाता है, नेट एसेट्स निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हैं। वेट फॉर अ मिनट। यस, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी कितनी कितनी है वो देख लेते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी 40 लाख की है। तो डेट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में तो मेरा कोई चेंज आया ही नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज लिखूंगा कि भाई ओन, जब मुझे कंसोलिडेट करना था, जिस डेट पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी थी मेरे को, उस टाइम पर इसका बैलेंस 40 लाख था, और इसका बैलेंस अभी भी प्री पीरियड में भी कितना है, 40 लाख ही है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मुझे कुछ भी गिवन नहीं है कि कुछ चेंजेस आए भी हैं कि नहीं आए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद मुझे देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट के अंदर, इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद मैं देखूंगा अदर रिजर्व्स की, अदर रिजर्व्स में कुछ चेंज आए हैं। तो अदर रिजर्व का देख लेते हैं एक बार।
तो अदर रिजर्व्स अगर मैं एडजस्टमेंट में जाके देखूं तो एडजस्टमेंट में मुझे क्या बता रखा है, एडजस्टमेंट मुझे ये बोला गया है कि भाई रिटेन्ड अर्निंग का तो बैलेंस ओपनिंग गिवन है 6 लाख का है, बट अदर रिजर्व्स का मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो अदर रिजर्व की अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो सिंपल सी चीज है, उसको मैं क्या मान लूंगा, उसको भी सेम ही मान लूंगा कि जो डेट ऑफ बैलेंस शीट पे था 31 मार्च 2018 को जो बैलेंस था वही मेरा प्री जो 1 अक्टूबर को जो मेरा बैलेंस है, मेरा वही बैलेंस रहेगा। ये मेरा ये 1 अक्टूबर, ये मेरा 1 अक्टूबर को जो बैलेंस है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ये प्री पीरियड का जो 1 अक्टूबर का बैलेंस है, 1 अक्टूबर 2017 को जो बैलेंस है। अब अदर रिजर्व का बैलेंस देख लेते हैं। अदर रिजर्व का बैलेंस जो है मेरा 20 लाख का है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि भाई अदर रिजर्व का बैलेंस मेरा 20 लाख का है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि प्री पीरियड में कितना था, तो मैं यही मान के चलूंगा कि मेरा 20 लाख ही होगा फिर। अब आते हैं रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर। तो रिटेन्ड अर्निंग का क्या बैलेंस है, रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग का अगर मैं बैलेंस देखूं तो रिटेन्ड अर्निंग का मेरा डेट ऑफ बैलेंस शीट जिस टाइम पे मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है उस टाइम का बैलेंस मुझे पता है 16,40,000, 16,40,000। और मेरा ओपनिंग बैलेंस जो है वो भी मुझे पता है, वो कितना है वो देख लेते हैं। मेरा ओपनिंग बैलेंस है इसका 6 लाख, रिटेन अर्निंग का ये, हाँ रिटेन अर्निंग। तो ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना है 6 लाख। तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताना है, अब ये जो मेरा बैलेंस है 6 लाख ये कब का है। ये जो मेरा बैलेंस है ये 1/4/2017 का है। प्री पीरियड का मतलब ये होता है कि डेट ऑफ एक्विजिशन, कि मैंने कब सामने वाली कंपनी के शेयर में स्टेक एक्वायर करा, वो 1 अक्टूबर को करा है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे टाइम प्रोपोर्शनेट, पहले तो ये देखो कि प्रॉफिट में इंक्रीज डिक्रीज कितना आया है। सो वेयर इज माय कैलकुलेटर। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 16,40,000 माइनस 6 लाख, 10,40,000, मतलब जो मेरा वेरिएशन जो मेरे प्रॉफिट्स के अंदर मूवमेंट आई है रिटेन अर्निंग के अंदर, वो 10,40,000 रुपीज की आई है। तो मेरी 10,40,000 रुपीज की मूवमेंट आई है यहाँ पर रिटेन अर्निंग के प्रॉफिट्स के अंदर, 10,40,000 की प्रॉफिट्स के अंदर मूवमेंट आई है, ठीक है। अब अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो डिविडेंड का आता है, ये रिटेन अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर मेरी मूवमेंट है। ये मत समझ लेना कि इतना आपने प्रॉफिट कमा लिया है, ये मेरी रिटेन अर्निंग एज अ मूवमेंट है कि 10,40,000 की साल के अंदर मूवमेंट आई है। लेट सपोज कि लाइक ये एक रिटेन अर्निंग का अकाउंट है, यहां पर आप क्या लिखोगे, जो ओपनिंग बैलेंस होता है हमारा, और यहां पर लिखोगे आपको ना क्लोजिंग बैलेंस। अब ऐसा तो नहीं है बहुत सारे आइटम यहां पर भी आए होंगे और बहुत सारे आइटम इसके अंदर यहां पर भी आए होंगे, डेबिट क्रेडिट में आए होंगे, ठीक है। तो अब ये दरअसल सिर्फ क्या बता रहा है कि ओपनिंग से क्लोजिंग, मतलब ये सिर्फ क्या बता रहा है कि इतनी मूवमेंट हुई है कि यहां पर अगर कितना प्रॉफिट है, कि कितने उस साल के अंदर कितना और प्रॉफिट बढ़ा। तो ये सिर्फ ना मूवमेंट को आपको बता रहा है और ज्यादा कुछ नहीं बता रहा। आपको रियल प्रॉफिट निकालने हैं तो वो कैसे निकालोगे। लेट सपोज अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसने बोल दिया कि भाई डिविडेंड भी पे करा गया है, डिविडेंड भी पे करा गया है। तो डिविडेंड कितना पे करा गया है, 10% वॉज पेड ऑन 1 नवंबर 2017। तो अब आप पहले ये निकालो कि अल्टीमेटली डिविडेंड पे कितना करा गया है। अब प्रॉफिट, अब डिविडेंड भी तो प्रॉफिट से ही पे करा गया है, तो उसको आप कैसे निकालोगे। तो 40 लाख है तो डिविडेंड की कैलकुलेशन कर लेते हैं।
एक काम करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पे एडिशनल वर्किंग नोट्स बना लेते हैं अपने। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं अपने एडिशनल वर्किंग नोट्स। यहाँ पे हम अपने बना लेते हैं एडिशनल वर्किंग नोट्स, क्योंकि हमारे जो मेन वर्किंग नोट्स हैं वो तो वही रहने वाले हैं। जो 4 वर्किंग नोट हम बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। तो ये 4 जो वर्किंग नोट है ये मेरे मेन रहने वाले हैं। बाकी जितने भी वर्किंग नोट्स होंगे वो मेरे सारे एडिशनल वर्किंग नोट्स होंगे। तो सबसे पहले मैं डिविडेंड की कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि डिविडेंड कितना है। सो डिविडेंड मेरा अगर देखा जाए तो अब इसमें अगर मैं देखूं तो इसने बोला कि डिविडेंड जो है, तो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी की थी, 40 लाख रुपीस की थी। तो 40 लाख का 10%, तो सिंपल है, 40 लाख का अगर मैं 10% मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कितना डिविडेंड निकल के आ जाएगा, दैट इज 4 लाख। तो 4 लाख का मेरा डिविडेंड निकल के आ जाएगा। 4 लाख का मेरा डिविडेंड निकल के आ गया, तो ये मेरा डिविडेंड है। और ये कहां से उन्होंने पे करा है, उन्होंने बोला कि ये डिविडेंड जो है ये क्रेडिट कर दिया गया है किसमें, रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि भाई मेरे रियल प्रॉफिट, क्योंकि देखो जो वहां पर प्रॉफिट शो कर रहा हूं मैं अपने इसमें, वो दरअसल क्या है, ये 10,40,000 क्या है, ये मूवमेंट इन प्रॉफिट्स है, रियल प्रॉफिट्स नहीं है मेरे। क्योंकि अगर आपने कभी फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे तो लेट सपोज ये मेरा जैसे ट्रायल बैलेंस होता था, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस होता था, यहाँ पर कुछ सारे डेबिट के आइटम्स भी होते थे और क्रेडिट के आइटम्स भी होते थे। और यहाँ पर मेरा जो सैलरी लिखा होता था, लेट सपोज सैलरी है मेरा 10,40,000, ये ऐसे सैलरी लिखा होता था। जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, जब आप, और ये सैलरी ट्रायल बैलेंस में कहां से आया होगा, जब आपने सैलरी अकाउंट बनाया होगा तो आपने ओपनिंग बैलेंस भी डाला होगा, ठीक है, और जो एक क्लोजिंग बैलेंस निकल के आता था ये फिर कहां ट्रांसफर हो जाता था, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये जो बैलेंस होता था क्लोजिंग बैलेंस, ये मेरा ट्रांसफर हो जाता था ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो क्या आप इसको ही फाइनल अमाउंट मानकर आप क्या करते थे, फाइनल अकाउंट के अंदर डाल देते थे? नहीं, आपको जब क्वेश्चन दिया जाता था फाइनल अकाउंट का तो कुछ एडजस्टमेंट्स भी तो गिवन होती थी कि भाई मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितनी, लेट सपोज 10,000 रुपए की। तो जब आप फाइनल अकाउंट में अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जब आप फाइनल अकाउंट में अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो यहां पर सैलरी आप डालते थे कितनी, 10,40,000 रुपीज की, और इसमें ऐड क्या कर देते थे कि भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी कितनी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लेट सपोज कुछ कुछ भी ले लो, मेरी आउटस्टैंडिंग जैसे 10,000 है, तो आप इसमें 10,000 और ऐड कर कर तभी तो सैलरी का फाइनल अमाउंट बताते थे ना कि भाई इतना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इस 10,000 रुपए के अमाउंट को आप जब बैलेंस शीट बनाते थे तो वहां पर भी ट्रांसफर करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है जो आपको पे करनी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 10,000 की और आप यहाँ पर ट्रांसफर करते थे। तो ये क्यों करते थे भाई, क्योंकि ये जस्ट एक मूवमेंट है, आप रियल थोड़ी ना बता सकते हो। ये रियल कब होता था कि जब साफ पता चले कि एडजस्टमेंट में कुछ और गिवन ना हो। इन्होंने बोला कि 10,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है तो उसको इस वाले अमाउंट में मुझे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे रियल अमाउंट पता चल पाएगा। तो सेम चीज डिविडेंड के साथ भी है, वो जस्ट एक मूवमेंट ऑफ प्रॉफिट है। क्योंकि देखो डिविडेंड आपको प्रॉफिट में से ही पे करना है, तो पहले आपको ना डिविडेंड को ऐड बैक करना पड़ेगा अपने मूवमेंट ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर, तब आपको ना रियल प्रॉफिट पता चल पाएगा कि उस साल के अंदर रियल प्रॉफिट भाई कितना हुआ है। 10,40,000 प्लस में 4 लाख, क्योंकि ये डिविडेंड को जो मेरा प्रॉफिट वहां पर शो कर रखा है, ये डिविडेंड को लेस, क्योंकि मैंने बोला था बहुत सारी चीजें यहां पर भी आएंगी, बहुत सारी चीजें यहां पे भी आएंगी,
तो ये डिविडेंड को लेस करने के बाद जो मेरा बैलेंस आया है वो चीज है। तो मुझे रियल पता करना है कि भाई रियल प्रॉफिट मेरा कितना हुआ है यहाँ पर, जो ओपनिंग बैलेंस का प्रॉफिट होता है या ड्यूरिंग दैट जो भी प्रॉफिट हुआ है, मतलब ये मान लो। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, तब मुझे रियल प्रॉफिट पता चल पाएगा कि हाँ भाई ये रियल प्रॉफिट है। तो अब हम आते हैं इसके ऊपर, और मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिटेन्ड अर्निंग के अंदर क्या करना पड़ेगा, अपने डिविडेंड को ऐड बैक करना पड़ेगा। पहले ऐड करना पड़ेगा डिविडेंड। इसको थोड़ा उसमें लिख देता हूँ, एक मिनट को, क्योंकि ये अच्छी एडजस्टमेंट है, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जिसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो इसको थोड़ा उसमें लिख देता हूँ मैं, रेड कलर में। तो ये मेरा क्या है, डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड मेरा कितना निकला था, डिविडेंड मेरा निकला था 4 लाख का। तो 4 लाख को इसमें मैं क्या करूंगा, पहले ऐड बैक करूंगा, तब मुझे रियल प्रॉफिट मेरे पता चल पाएंगे कि हाँ भाई कितने हैं। तो ये मैंने 4 लाख का डिविडेंड ऐड कर दिया। चलो ठीक है, अब मैं इसका करूंगा टोटल। अब मैं इसका करूंगा टोटल, तो टोटल कर लेते हैं। तो टोटलिंग में सिर्फ आप यहां तक टोटल करोगे। जो मैंने ये वाले अमाउंट लिखे हैं, ये जस्ट मैंने ये सब ये जस्ट अमाउंट मैंने इसलिए लिखे ताकि मैं कंपैरिजन कर पाऊं, और किसी रीजन से नहीं लिखे हैं। तो उनको टोटल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इन अमाउंट को टोटल करना है जो मैंने ये अमाउंट लिखे हुए हैं। तो अगर इसको अब मैं टोटल करूँ तो कितना आएगा, 40 लाख प्लस 20 लाख एंड प्लस में 6 लाख, दैट इज 66 लाख। तो ये मेरा जो आंसर निकल के आया है, तो ये मेरा आया है 66 लाख। अदर रिजर्व में कुछ नहीं आएगा, 10,40,000 और डिविडेंड का 4 लाख अगर मैं जोड़ूंगा तो 14,40,000। तो मेरा ये आ जाएगा आपका, ये मेरा आ जाएगा 14,40,000। तो ये मेरा 14,40,000 आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेरे को टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्यों टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये जो टोटल 14,40,000 है, ये सिर्फ पोस्ट का नहीं है। मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट्स आर इवनली अक्रूड थ्रू आउट द ईयर। इसमें से 6 महीने का ही तो हिस्सा पोस्ट के अंदर जाना चाहिए। बाकी 6 महीने का हिस्सा सारा का सारा क्या है, बाकी 6 महीने का हिस्सा सारा का सारा प्री में जाएगा। तो इसमें मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा। सो प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट, प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट। तो इसको मैं जब करूंगा तो कैसे करूंगा, इसमें सिंपल मैं करूंगा कि भाई 14,40,000 डिवाइड बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 6, ब्रैकेट का मतलब है माइनस, मतलब मुझे इसमें से 6 महीने का प्रॉफिट माइनस करना है, और वही 6 महीने का प्रॉफिट इधर ऐड बैक करना है। तब जाके मेरा बैलेंस हो पाएगा पूरा प्रॉफिट्स का, कि भाई 6 महीने के जो प्रॉफिट्स हैं वो मेरे प्री पीरियड के हैं, पहले के पीरियड के हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले के पीरियड के हैं। मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन तक जितना प्रॉफिट था वो वाला उसमें डालना पड़ेगा, और बाकी के जो 6 महीने वो पोस्ट के हैं, तो आप वो उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। तो मुझे ये करना पड़ेगा, तो 14,40,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब बेसिकली हाफ करना है आपको। डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 7,20,000 आपको यहाँ पर मुझे 7,20,000 ऐड करने हैं। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 7,20,000 ही आएगा। तो 7,20,000 इधर से माइनस करने हैं बेसिकली, और 7,20,000 इधर ऐड बैक करने हैं। चलो यहां तक चीजें समझ आती हैं। अब आगे इस क्वेश्चन को करते हैं, और आगे इस क्वेश्चन को करते हैं, और बस शुरू का ही वर्किंग नोट है जो थोड़ा बढ़ा जाता है, बाकी तो सारे वर्किंग नोट्स छोटे छोटे से ही हैं। वेट अ मिनट।
सो अब स्टार्ट करते हैं इसको। एक काम करते हैं, डायरेक्ट ऐसे खींच लेते हैं, वो फ्लो में नहीं आ रहा पूरा। तो ये हो गई, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। ठीक है। सो अब आगे बाकी की चीजें लिखते हैं। अब उसके बाद और चीजें क्या क्या मुझे दे रखी हैं। अब यहाँ पर मुझे कुछ एडिशनल वर्किंग नोट्स थे, तो यहाँ पर मुझे और चीजें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सबको मैं रफ कर देता हूँ, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। या इसको ऐसे कर देते हैं, एक मिनट, इन सबको, ये सब मैंने वो सब समझाने के लिए बनाया था आपको। ठीक है, इसको भी कर देते हैं। हम्म, इसको भी कर देते हैं। सो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, अब मुझे जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है डेप्रिसिएशन की। सो जो मेरा सेकंड वर्किंग नोट बनने वाला है वो बनने वाला है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कि कितना डेप्रिसिएशन मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन है या सेविंग इन डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पर मुझे क्या देखना पड़ेगा, कैसे आप कैलकुलेशन करोगे, तो मैं एक उसके हिसाब से बताता हूँ आपको। हम यहाँ पर हैं, हम लेट सपोज 1/4/2017, 1/4/2017 को जो मशीनरी की बैलेंस है, ये मेरा मिड ईयर हो गया, जो कि 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2017 है। और हम यहाँ पर डेट ऑफ बैलेंस शीट मेरी ये है, डेट ऑफ बैलेंस शीट ये है मेरा 31/3/2018। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से समझेंगे अगर, तो मुझे जो बैलेंसेस पता है ना, पहले उनको लिख लो। तो बैलेंसेस मुझे क्या क्या पता है, तो अगर मैं ऊपर देखूं बैलेंस शीट के अंदर, तो मुझे देखो, हमें जो यहाँ पर दे रखा था, इसने मुझे बताया था कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वॉज ₹40 लाख। तो प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी का एट द एंड ऑफ द ईयर की वैल्यू मुझे पता है, जो कि 27 लाख है। मतलब यहाँ की वैल्यू मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वैल्यू क्या है, 27 लाख है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये यहाँ पर ये मेरा क्या था, डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन ये है मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पर मैंने कंपनी को एक्वायर्ड कर लिया था। तो जाहिर सी बात है, जहां पर मैंने एक्वायर्ड करा है, तो वहीं पर तो मैं ये देखूंगा ना कि भाई क्या रिवैल्यूएशन रहा, कितना रिवैल्यूएशन गेन रहा। मतलब जब, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता, यहाँ पर मुझे ये देखूंगा ना कि मार्केट में फेयर वैल्यू क्या है, और लाइक मार्केट में फेयर वैल्यू क्या है, और मार्केट में फेयर वैल्यू क्या है इसकी, अभी क्या वैल्यू चल रही है, और यहाँ पर इसकी बुक वैल्यू क्या है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन ही तो क्या निकल के आता है, रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। तो मुझे अल्टीमेटली यहाँ की वैल्यू निकालनी है। तो वो चीज अब कैसे निकलेगी वो देखो। अब यहाँ पर मुझे ये चीज, मुझे क्लोजिंग बैलेंस पता है, ये सारी चीजें पता है। यहाँ पर मुझे अब इन्होंने आगे बता दिया कि भाई 10% के रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है पर एनम के हिसाब से, और फेयर वैल्यू मुझे दे दी 40 लाख रुपए। मतलब मुझे यहाँ की, मुझे इस डेट की फेयर वैल्यू पता है, मुझे इस डेट की फेयर वैल्यू पता है, जो कि है 40 लाख। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि यार मुझे ना रिवैल्यूएशन गेन और लॉस बताओ, कि इस मशीनरी पर मुझे फायदा हो रहा है डेट ऑफ एक्विजिशन जब मैंने करा, जब सामने वाली कंपनी को मैंने स्टेक एक्वायर्ड करा, तो पता चलना चाहिए ना कि भाई रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, मार्केट में वैल्यू बढ़ी है घटी है उस असेट की। तो मैं उस चीज को कैसे निकालूंगा, तो ये मेरा 27 लाख है,
ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट के उस पे है। अब मुझे ये बताना है कि इस पीरियड के अंदर मेरा कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा। हाँ, तो इस पीरियड के अंदर मेरा कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो अब वो चीज कैसे निकालेंगे हम, वो चीज निकाल लेते हैं। तो लेट्स ये 27 लाख की जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, मतलब अगर मान लो यहाँ पर वैल्यू 100 है, 10% का डेप्रिसिएशन लगा, तो वो 90, मतलब ये वैल्यू जो मेरी होगी वो कितने पर है, ये वैल्यू मेरी होगी 90 पर। ये वैल्यू मेरी कितने पे होगी, ये वैल्यू मेरी होगी 90 रुपीज पर। ठीक है, ये वैल्यू मुझे मेरी 90 रुपीज पर होगी। मुझे वैल्यू चाहिए कितने पर, मुझे 10 रुपए पर वैल्यू चाहिए। क्यों 10 रुपए पर मुझे वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि 10% का डेप्रिसिएशन है ना, तो मुझे 10 रुपए का वैल्यू निकालना है डेप्रिसिएशन। और इसको मुझे एक मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, मुझे पूरे साल का तो निकाल नहीं रहा भाई, जो 10% का रेट है पूरे साल का है, मुझे चाहिए 6 महीने का रेट। तो 6 डिवाइड बाय 12 करूंगा तो मुझे पता चल पाएगा कि मेरा रियल डेप्रिसिएशन यहाँ पर कितना आ रहा है। तो 27 लाख डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो मेरा 1,50,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पर निकल के आ रहा है 6 महीने का। सो 1,50,000। तो इतने पीरियड का जो डेप्रिसिएशन है, जो इतने पूरे पीरियड का डेप्रिसिएशन वो निकल के आया मेरा 1,50,000। तो अब सिंपल सी चीज है, अगर मैं इस वैल्यू में ये वैल्यू ऐड बैक कर दूं तो क्या मुझे यहाँ पर बुक वैल्यू पता चल सकती है, क्योंकि भाई उसमें से ये माइनस करके ही तो फिर मेरी ये वैल्यू निकल के आएगी ना। तो 27 लाख में 1,50,000 ऐड कर दें तो कितना निकल के आ जाएगा मेरा 28,50,000। तो ये मेरी जो वैल्यू निकल के आई है 28,50,000। तो अब आप देख लो कि हमें कितना रिवैल्यूएशन गेन या लॉस हो रहा है उस केस के अंदर। तो अब देख लेते हैं हम मशीनरी की। यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40 लाख दे रखी थी, एज ऑन 1 अक्टूबर 2017 की मुझे वैल्यू दे रखी थी, रेट मुझे दे रखा 10% पर एनम। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी की यहाँ पर मुझे क्लोजिंग वैल्यू भी गिवन थी जो कि 27 लाख थी, प्लांट एंड मशीनरी 27 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं देखूंगा तो मुझे क्या हो रहा होगा, रीवैल्यूएशन गेन साफ साफ दिख रहा है। ये मेरा रिवैल्यूएशन गेन होगा। तो 40 लाख माइनस 28,50,000 दैट इज 11,50,000। तो मेरा रिवैल्यूएशन गेन जो निकल के आया वो निकल के आया 11,50,000। ये मेरा रिवैल्यूएशन गेन निकल के आ गया। चलो बढ़िया, यहां तक चीज समझ आ रही है कि भाई ये मेरा रिवैल्यूएशन गेन निकल के आ गया। ये मेरा रिवैल्यूएशन गेन निकल के आ गया। अब मुझे क्या करना, कैलकुलेट, अब मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन करनी है। तो अब मुझे क्या देखना पड़ेगा कि भाई डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए था और कितना लग चुका है, डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए था और कितना लग चुका है। तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड, और डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कितना प्रोवाइड करवा चुके हैं, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कितना प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड, अब जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए वो किसके हिसाब से लगना चाहिए, अब वो इसके हिसाब से लगना चाहिए, 40 लाख के हिसाब से लगना चाहिए। तो अब ये कैसे लगेगा डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड, तो सिंपल है भाई, 40 लाख का 10%, और वो भी 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने की ही रह गई ना, 1 अक्टूबर से अगर 31 मार्च तक देखा जाए तो 40 लाख का 10%, वो भी 6 महीने के लिए। तो ये मेरा निकल के आएगा 2 लाख रुपीज, मतलब 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए भैया। तो 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए।
2 लाख का डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगना चाहिए, ठीक है। और डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कितना लग चुका है भाई, ऑलरेडी 1.5 लाख लग चुका है ऑलरेडी, तो 1,50,000 तो ऑलरेडी लग चुका है। तो यहाँ पर कितना मुझे फिर लाइक डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इतना लग चुका है, तो अब अब मुझे ये बताइए कि डेप्रिसिएशन एडिशनल लगाना पड़ेगा या मुझे फायदा हुआ है इस चीज के अंदर, सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पर मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा और 50,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एडिशनल कितना लगेगा मेरा, 50,000 रुपीज का एडिशनल डेप्रिसिएशन मुझे लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहां तक बात समझ आ जाती है, यहां तक सारा ठीक है, सारी चीज समझ आ रही है। अब अब आते हैं अपने मेन वर्किंग नोट्स के ऊपर। एडिशनल वर्किंग नोट्स खत्म हो गए, तो अब मुझे यहाँ पर चीजें ऐड और लेस करनी है। तो क्या क्या चीजें ऐड होंगी और क्या क्या चीजें लेस होंगी, तो सबसे पहले ऐड क्या, ऐड रीवैल्यूएशन गेन, रीवैल्यूएशन गेन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो कितना रिवैल्यूएशन गेन हुआ है मुझे प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर अगर मैं देखूं, तो वो मेरे को रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है 11,50,000 रुपीज का। अब ये हो कब रहा है, ये हो रहा है डेट ऑफ एक्विजिशन पर मुझे इतना गेन हुआ है, ये डेट ऑफ एक्विजिशन पर, और गेन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कितना करना पड़ेगा, 11,50,000 रुपीज। तो यहाँ पर मुझे 11,50,000 रुपीज को जोड़ना पड़ेगा, ये मेरा गेन हुआ है 11,50,000 रुपीज, ठीक है। और मुझे क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, और एक बार एडजस्टमेंट्स में देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो इन्होंने बोला था कि भाई प्लांट एंड मशीनरी हमने, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय ₹20 लाख, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हो गई है, बढ़ गई है, तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20 लाख, तो 20 लाख से मेरी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई है, तो इसको भी मैं ऐड बैक करूंगा, मतलब ऐड करूंगा, प्रॉफिट्स बढ़े हैं क्योंकि, ठीक है। इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 3 लाख, बहुत सही है, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई है हमारी मार्केट के अंदर, इन्वेंट्री भी उस टाइम पर इंक्रीज हो गई है, इन्वेंट्री बाय 3 लाख। तो इन्वेंट्री की वैल्यू मेरी इंक्रीज हो गई 3 लाख से, वो भी चलो ठीक है, 20 लाख एंड 3 लाख। ट्रेड पेबल इंक्रीज बाय 2 लाख। अब मुझे एक चीज बताइए, ट्रेड पेबल अगर मेरे क्रेडिटर 2 लाख से बढ़ गए हैं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, सीधी सी बात है घटेगा। तो अब चीजें मुझे, कौन सा पेन यूज करूं, ये वाला ठीक है। अब चीजें मुझे लेस करके लिखनी पड़ेंगी, क्यों, ओ ये तो ग्लिटर है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो पेन दो ही है अच्छा मेरे पास, अच्छा इधर से ऐड कर सकते हैं पेन, हाइलाइटर पेन, कौन सा पेन यूज करूं, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो लेस मुझे करना पड़ेगा, पहले इसको हटा देते हैं, ये चूज नहीं होता कई बार, ठीक है। तो अब इसमें मैं लेस कर देता हूं, इसमें मैं लेस क्या क्या करूंगा, सबसे पहले तो जो मेरे इंक्रीज हुए ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, मेरे ट्रेड पेबल बढ़ गए, कितने से बढ़ गए मेरे ट्रेड पेबल अगर देखा जाए तो, ट्रेड पेबल में जो मेरे बड़े हैं, ट्रेड पेबल इंक्रीज बाय 2 लाख रुपीज, तो ये मुझे माइनस करके दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर ये माइनस का आइटम करना पड़ेगा, 2 लाख, ठीक है। चलो ठीक है, अब और क्या क्या मुझे इनमें से माइनस करना पड़ेगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल हो गया, उसके बाद इंक्रीज इन ट्रेड पेबल मैंने माइनस कर दिया, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ है वो भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन,
तो मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन है कितने का? एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर देखोगे तो आप 50,000 रुपीज़ का है। तो 50,000 रुपीज़ का एडिशनल डेप्रिसिएशन, अब लेकिन ये डेप्रिसिएशन मैं माइनस कहाँ से करूँ? तो ये डेप्रिसिएशन आप पोस्ट पीरियड में से माइनस करोगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर ये डेप्रिसिएशन लगा होगा 50,000। तो यहाँ से आप इस एडिशनल डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, ठीक है। सारी चीजें हो गई, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल सारे हमने देख लिया, रिटेन अर्निंग अदर रिजर्व सारा हमने देख लिया, कितना कितना क्या क्या था, ठीक है। अब एक लास्ट चीज जो बची है, जो हमें और ध्यान रखनी है, डिविडेंड मैंने ऐड बैक करके रियल प्रॉफिट्स पता कर लिए थे कि भाई 40 लाख के 14 लाख 40,000 के रियल प्रॉफिट्स हैं, फिर टाइम एडजस्टमेंट मैंने प्रोपोर्शनेट कर दिया था। अब उन्होंने ये भी तो बोला है कि भाई डिविडेंड पे करा है हमने रिटेन अर्निंग में से 1 नवंबर को। अब 1 नवंबर को जब मैंने पे करा है, 1 अक्टूबर को एक्विजिशन हुआ, तो 1 नवंबर तो पोस्ट पीरियड में पता चल गया, पड़ गया ना। तो डिविडेंड जो आपने पे करा है वो पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट से आप लेस करोगे। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पर एक चीज और आपको करनी पड़ेगी, जो कि आपको करना पड़ेगा, इसमें से एक चीज और आपको लेस करनी पड़ेगी, और वो चीज है डिविडेंड पे, जो आपने डिविडेंड पे करा है। जो भी आपने डिविडेंड पे करा है, तो डिविडेंड पे कितना करा है वो देख लेते हैं। डिविडेंड पे हमने करा है 4 लाख रुपए का। तो 4 लाख रुपए का आपने यहां से क्या कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया, ठीक है। डिविडेंड पे करने के बाद तब आपके पास आखिरी में निकल के आएंगे नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स। ये आपके आ गए नेट आइडेंटी, एक मिनट, इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास निकल के आ गए नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स। तो कितने कितने आए वो देख लेते हैं। अरे ऑटोमेटिक शेप्स नहीं पकड़ रहा है, एक मिनट। हम्म, यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स हो जाएंगे। अब इनको जोड़ लेते हैं फटाफट, कितने कितने मेरे नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स बन रहे हैं। ये तो इसको जोड़ लेते हैं। अब ऊपर से देखते हैं, तो 66 लाख, 66 लाख प्लस 7,20,000 प्लस 11,50,000 प्लस 20 लाख प्लस 3 लाख माइनस 2 लाख। तो दिस विल बिकम 105,70,000। तो जो मेरा ये बना है, ये बना है 105 लाख
70,000, this will become nil and ये मेरा हो जाएगा 14,40,000 minus 7,20,000 minus 50,000 minus 4 lakh, so this will become 2,70,000, so this will become 2,70,000. सो मेरा अब यहाँ पर मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा इसको किस किस में, होल्डिंग में और एनसीआई में। तो एनसीआई अब 100% स्टेक एक्विजिशन है, मतलब पूरा का पूरा होल्डिंग का है, तो इसके अंदर सीधी सी बात है, तो 105 पूरा का पूरा होल्डिंग का ही हिस्सा आएगा, इसमें तो कुछ भी आएगा नहीं, नील, इसका भी नील, इसमें भी कुछ नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा किस में चला जाएगा, आपका होल्डिंग के उसमें चला जाएगा, तो 105,70,000 दिस विल बिकम नील एंड 2,70,000 का ये प्रॉफिट हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को, बस ये यही यही मेन चीजें होती हैं जो हमें करनी होती हैं पता, बाकी चीजें तो इजी होती हैं, बाकी चीजें कुछ भी नहीं है, इतना ये लाइन हटा देते हैं। हाँ, इसको रबर से डिलीट करना पड़ेगा। अरे 105,70,000 ठीक है, इसको बाद में डिलीट करते हैं। अब आते हैं नीचे, अब मुझे कैलकुलेशन क्या करनी है, मेरा जो वर्किंग नोट नंबर सेकंड बनेगा, वर्किंग नोट नंबर सेकंड, तो वो मेरा बनता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। गेन ऑन बार्गेन परचेज इट सिंपली लाइक कैपिटल रिजर्व, बट यहाँ पर हम नाम चेंज कर देते हैं, बस गेन ऑन बार्गेन परचेज, इंडेस में आप इसको गेन ऑन बार्गेन परचेज बोलोगे। चलो तो सबसे पहले मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज पीसी आपको कितना पे करना पड़ा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सामने वाली कंपनी का स्टेक एक्वायर करने के लिए आपको कितना रुपया पे करना पड़ा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका क्या था। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसके अंदर अगर मैं देखूं तो वो था मेरा इन्वेस्टमेंट इन सब लिमिटेड, 68 लाख रुपीज मुझे पे करने पड़े, तो 68 लाख रुपीज मुझे पे करने पड़े। इसमें मैं ऐड करता हूँ क्योंकि मैं 100% एक्वायर्ड कर रहा हूँ अल्टीमेटली, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का भी जो भी हिस्सा होगा मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करूंगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, बट इस क्वेश्चन के अंदर कोई एनसीआई है ही नहीं, तो उसको हम रखेंगे नील, और इसमें से फिर मैं लेस करता हूँ कि भाई मुझे असेट्स कितनी मिली सामने वाली कंपनी से, फिर तो लेस मैं कर दूंगा नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स, कि नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स मेरे को कितने की पड़ी। तो अब असेट्स अगर मैं देखूं, नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स वो मेरे को कितने की पड़ी है, तो एक 105,70,000, सो 105,70,000, तो आपने सामने वाली कंपनी को 68 लाख रुपीज दिए और बदले में आपने सामने वाली कंपनी को कितने रुपए दिए, 68 लाख रुपीज दिए, वेट फॉर अ मिनट, हाँ ओके, आपने सामने वाली कंपनी को 68 लाख रुपीज दिए और बदले में आपको कितनी नेट एसेट्स मिली, 105,70,000, तो साफ साफ पता चल रहा है आपको फायदा हो गया। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा, ये जो मेरा हुआ है ये मेरा फायदा हुआ है, और फायदा कितना हुआ है, तो ये मेरा निकलेगा गेन ऑन बार्गेन परचेज, तो गेन ऑन बार्गेन परचेज दैट इज कैपिटल रिजर्व सिंपली, ये मेरा कितना हुआ है वो देख लेते हैं,
तो 105,70,000 माइनस 68 लाख, सो 37,70,000 का मेरे को गेन ऑन बार्गेन परचेज हो गया। 37,70,000 का इतना मेरा सिंपली क्या है, गेन ऑन बार्गेन परचेज। अगर मेरी यहाँ पर मैंने अमाउंट ज्यादा पे करा होता और नेट एसेट्स मेरी कम होती, तो वो सिंपली फिर मेरा गुडविल निकल के आता उस केस के अंदर। तो वर्किंग नोट नंबर 2 भी हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर। तो वर्किंग नोट नंबर 3, सो वर्किंग नोट नंबर 3 अगर मैं देखूं तो वो होता है कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो अगर मैं देखूं प्री पीरियड में एनसीआई का कोई हिस्सा नहीं था, क्योंकि 100% स्टेक एक्विजिशन होल्डिंग का है, और पोस्ट पीरियड के अंदर भी एनसीआई का कोई हिस्सा है ही नहीं, तो ये वर्किंग नोट तो किसी काम का नहीं है। अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 4 पर, सिंपल जो हमारा लास्ट वर्किंग नोट है, और हमारा यहाँ पर क्वेश्चन फिर सिर्फ मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और कुछ नहीं। फिर अब मुझे यहाँ पर जो बनाना है वो है कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। तो कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में, एक मिनट, इसको साइड में कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए बैलेंस शीट बनाने के लिए। ठीक है, तो कंसोलिडेट, या एक काम करते हैं, इसको डिलीट ही कर देते हैं। अब ठीक है, अब हमारे पास जगह है अच्छी खासी। तो कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, यहाँ पर हमारा ये वर्किंग नोट चलता रहा स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट से लेकर पूरा। ठीक है, तो अब हम बनाने जा रहे हैं कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। तो हमारे पास अदर इक्विटी के जो चीजें थी वो क्या क्या थी, पर्टिकुलर, इसमें आपका था आपका अदर रिजर्व एंड रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं तो पर्टिकुलर में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि होल्डिंग कंपनी का बैलेंस क्या था। होल्डिंग कंपनी का बैलेंस, तो होल्डिंग कंपनी का अगर मैं बैलेंस देखूं अदर रिजर्व्स का और रिटेन्ड अर्निंग का, तो बैलेंस शीट में देख लेते हैं। तो ये मेरी होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट है। इसमें अदर रिजर्व का जो बैलेंस आ रहा है वो 48 लाख रुपीज आ रहा है, और रिटेन्ड अर्निंग का जो बैलेंस आ रहा है वो 11,44,000। 48 लाख एंड 11,44,000। 48 लाख, तो 48 लाख एंड 11,44,000। इसमें मैं जो ऐड करता हूँ वो क्या कर दूंगा, जो भी मैंने सब्सिडरी के प्रॉफिट्स को एक्वायर करा है, सब्सिडरी के जो भी मैंने प्रॉफिट्स को एक्वायर करा है, सब्सिडरी के जो बैलेंसेस हैं, तो अब मैं जाऊंगा सीधा स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स के अंदर। पोस्ट पीरियड में कोई प्रॉफिट नहीं कमाया अदर रिजर्व के अंदर, बट 2,70,000 रुपए रिटेन्ड अर्निंग में मैंने कमाया हुआ है, 2,70,000। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अदर रिजर्व में तो सब्सिडी का कुछ नहीं है, बट 2,70,000 ये मैं कंसोलिडेट कर दूंगा प्रॉफिट्स। अब अगर मैं टोटल प्रॉफिट, अब इसमें एक चीज और है, एक चीज और आपको ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या करना पड़ेगा, या सिंपल इसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको टोटल अगर मैं करूं, तो टोटल अगर देखा जाए तो ये मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 48 लाख, और ये मेरा हो जाएगा 11,44,000 प्लस में 2,70,000, दैट इज 14,14,000। तो दिस विल बिकम 14,14,000। ठीक है, इसमें वैसे गेन ऑन बार्गेन परचेज जो हुआ है मेरा कैपिटल रिजर्व, उसका बैलेंस भी जोड़ना है, तो वो मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर जोड़ के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, बैलेंस शीट। लिख देता हूँ मैं,
consolidated बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? एज ऑन 31 मार्च 2018 को। तो लेट्स स्टार्ट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना लेते हैं। हम्म तो ये मेरी बैलेंस शीट बन गई। सो यहाँ पर आपका पर्टिकुलर, यहाँ पर आपका अमाउंट। नोट्स टू अकाउंट बनाने की कई लाइक वो नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एफआर के पर में कि लाइक हम नोट्स टू अकाउंट में हम डायरेक्ट यहीं पर उसको डिफाइन करके बता देंगे, जोड़ के जो भी होगा। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो हम इसके अंदर डालेंगे वो हमारे जो भी टोटल असेट्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर आपका आ जाएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसके अंदर भी आपके आ जाएंगे जो भी चीजें होंगी। तो अब चीजें क्या क्या हैं, सबसे पहले उठा लेते हैं हम किसको। सबसे पहले हम उठा लेते हैं हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। तो होल्डिंग का कितना था? 30 लाख। होल्डिंग का था 30 लाख, और सब्सिडरी का था 36 लाख, बट इसमें कुछ एप्रिसिएशन हुआ था। तो समथिंग एप्रिसिएशन जो हुआ था मेरा, वो हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर। कितने का हुआ था? नहीं नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख का। तो 30 लाख, 36 लाख प्लस 20 लाख। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसमें आ जाएगा आपका 30 लाख प्लस में 36 लाख और प्लस में 20 लाख। हो जाएगा 20 लाख। तो टोटल वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितनी निकल के आएगी मेरी, अगर देखा जाए तो 30 लाख प्लस 36 लाख एंड प्लस में 20 लाख, तो ये हमारा बन जाएगा 86 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी आई, 86 लाख। उसके बाद मैं देखूंगा आपका प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस कितना है। तो प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी सबसे पहले होल्डिंग का 30 लाख, 36 लाख एंड 20 लाख। तो 30 लाख, 30 लाख, 36 लाख एंड 20 लाख, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी होल्डिंग की तो एज इट इज आ जाएगी 48 लाख। तो होल्डिंग की तो मैं एज इट इज डाल दूंगा 48 लाख। और अब यहाँ पर जब मैंने सेकंड वर्किंग नोट में निकाला था, तो वहां पर मैंने वैल्यू भी निकाल ली होगी। भाई फेयर वैल्यू मेरी कितनी थी? 40 लाख की, और उस पर डेप्रिसिएशन जो लगना चाहिए था वो 2 लाख का। तो रिवाइज्ड वैल्यू एज ऑन बैलेंस शीट डेट क्या आनी चाहिए? मैं अगर बोलूं कि भाई रिवाइज्ड वैल्यू
एज ऑन बैलेंस शीट डेट मेरी क्या आनी चाहिए? तो रिवाइज्ड वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो 40 लाख में से अगर मैं माइनस कर दूं जो 2 लाख का उस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, तो रिवाइज्ड वैल्यू मेरी आनी चाहिए 38 लाख की। ये मेरी रिवाइज्ड वैल्यू है, तो यही मैं यहाँ पर डालूंगा जो मेरी रिवाइज्ड वैल्यू निकल के आई है। तो देखोगे तो 48 लाख एंड प्लस में 38 लाख, तो ये कितना हो जाएगा? 48 लाख प्लस 38 लाख, दिस विल बिकम ऑल्सो, ये भी हमारा 86 लाख की वैल्यू इसकी भी आई है। ठीक है, तो दो हेड हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, गुडविल तो हमारा कुछ है नहीं, जो भी कुछ भी हमारी जो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है वो तो हमारी कुछ भी नहीं है, वो जीरो है। दैट इज अगर कुछ गुडविल आता तो वो यहाँ पे लिखता, बट गुडविल तो हमारा नील है। ठीक है, अब उसके बाद हम बढ़ जाते हैं हमारा आगे। तो ठीक है, अब उसके बाद मैं देख लेता हूँ मेरा करंट असेट्स। तो मेरी करंट असेट्स देख लेता हूँ मैं कितनी है। तो करंट असेट्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, बैलेंस शीट पे चलते हैं। करंट असेट्स, तो करंट असेट में सिर्फ मेरा इन्वेंट्री है, जो कि होल्डिंग का तो एज इट इज आ जाएगा 24 लाख। तो इन्वेंट्री, तो होल्डिंग का कितना था? होल्डिंग का आ जाएगा मेरा 24 लाख। 24 लाख प्लस में सब्सिडरी का कितना था? सब्सिडरी का था मेरा 7,28,000 प्लस में 7,28,000, और इन्वेंट्री में कुछ एप्रिसिएशन भी हुआ था, वो हुआ था एप्रिसिएशन इन्वेंट्री में 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख रुपए का मेरा एप्रिसिएशन आ जाएगा लैंड एंड ओ सॉरी इन्वेंट्री का। तो ये मेरा कितना अमाउंट बन जाएगा देख लेते हैं। 24 लाख प्लस में 7,28,000 प्लस में 3 लाख, सो 24 लाख 34 लाख 28,000। तो इन्वेंट्री विल बिकम 34,28,000। तो मेरा इन्वेंट्री भी हो गया। अब किसी और पेन से लिखते हैं हमारा सी पार्ट, करंट असेट्स। अब मेरी आएंगी सारी की सारी फाइनेंशियल असेट्स जो भी हैं। करंट असेट्स हो गया। अब करंट असेट्स के बाद, करंट असेट्स के बाद देखते हैं कितना कितना क्या है फाइनेंशियल असेट्स में। करंट असेट में इन्वेंट्री, अब इसी का पार्ट होगा सेकंड, फाइनेंशियल असेट्स। ओ एक इन्वेंट्री हो गया सॉरी, फाइनेंशियल असेट्स। तो फाइनेंशियल असेट्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके? ट्रेड रिसीवेबल्स, और आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ट्रेड रिसीवेबल आपके कितने के हैं? ट्रेड रिसीवेबल अगर मैं देखूं तो 11,96,000 एंड 8 लाख, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, सो 11,96,000 प्लस में 11,96,000 प्लस में 8 लाख, सो 11,96,000, 11,96,000 प्लस में 8 लाख, so this will become 19,96,000। तो 19,96,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, बस सिंपली मुझे मर्ज करनी है चीजों को। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,90,000 प्लस एक 1,60,000, 2,90,000 प्लस 1,60,000,
2,90,000 plus 1,60,000. Wait for 1 minute only. Hello? Yes, sir. Good evening. बढ़िया सर. सर निकल रहा हूँ बस अभी 5 साढ़े 5 बजे निकल रहा हूँ. हाँ उसी टाइम पे तो और क्या फिर. मैं निकल के आपको कब करता हूँ. अच्छा आज जाओगे नहीं फिर. अच्छा तबीयत ठीक है ना. अच्छा 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 ओके ओके. चलो आप बता देना मेरे को कैसे भी. चलो ठीक है सर ओके. सॉरी फॉर इंटरप्शंस. लेट्स स्टार्ट. 2,90,000 हम कहाँ थे, कैश एंड कैश इन. तो 2,90,000 प्लस में 1,60,000. तो दिस विल बिकम 4,50,000. तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा 4,50,000. तो टोटल जो हमारी असेट साइड का टोटल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, टोटल कर लेते हैं. सो 86 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दो बार 86 लाख है, प्लस में 34,28,000 प्लस में 34,28,000 प्लस में 19,96,000 प्लस में 4,50,000. So this will become 230,74,000. So this will become 230,74,000. So this is our asset side. Now अब लाइबिलिटी साइड को स्टार्ट करना है. ठीक है. तो लाइबिलिटी साइड में हम कैसे लिखेंगे, हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. ओके. इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि अभी सिर्फ हम कंसोलिडेशन का पार्ट कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर रहे. तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल कंसोलिडेशन में ऑलवेज होल्डिंग की आती है. इसका रीजन मैंने क्यों बताया था कि हम सब्सिडरी का क्यों नहीं लेते, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो इन्वेस्टमेंट है हमारी और जो सब्सिडरी के आपके इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है, वो नॉक ऑफ होकर ही, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज बनता है. तो वो चीज इसलिए मैं इसके अंदर नहीं लेता सब्सिडरी के. तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज किसकी आएगी, होल्डिंग की. तो 100 लाख. तो इक्विटी शेयर कैपिटल मेरी कितनी है, 100 लाख की. ठीक है. उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद आएगा हमारे पास अदर इक्विटी. तो अदर इक्विटी में आपके जो भी होंगे, अदर इक्विटी में आपका आ जाएगा एक तो अदर रिजर्व, अदर रिजर्व और आ जाएगा आपका रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग के बाद आपका आ जाएगा गेन ऑन बार्गेन परचेज जो भी है. तो ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ. अगर आप रेफर करना चाहते तो वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4, और ये मैंने निकाला था वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर. तो अदर रिजर्व अगर मैं देखूँ तो कुछ तो थे ही नहीं. अदर रिजर्व तो मैंने निकाला था, तो अदर रिजर्व तो 48 लाख सिर्फ होल्डिंग होल्डिंग के थे. तो 48 लाख रिटेन्ड अर्निंग का अगर देखूं मैं,
रिटेन्ड अर्निंग का जो था वो 14,14,000, रिटेन्ड अर्निंग का था 14,14,000, और आपका गेन और बार्गेन परचेज सिंपली हमने निकाला हुआ है ऊपर 37,70,000। तो ये आपका आ जाएगा 37,70,000। तो अब मैं टोटल इसका करूं अगर, ओ सॉरी टोटल अभी नहीं, अभी तो और भी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका अदर इक्विटी और इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मेरा जो पार्ट आने वाला है वो आएगा लाइबिलिटी पार्ट। तो अब मैं किस कलर से लिखना चाहूँ, ये वाला ठीक है। ठीक है, तो अब मुझे डालना है यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज। ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया, अब बी पार्ट ले आते हैं इसमें। तो अब मुझे चाहिए करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले में आ जाएगा ट्रेड पेबल। देखिए अगर तो करंट लाइबिलिटीज, एक मिनट, ओके करंट लाइबिलिटीज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज मुझे दे रखी है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ट्रेड पेबल। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज में मैं लिख देता हूँ आपकी जो भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में भी मेरे पास क्या क्या है, सबसे पहले तो है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, और सेकंड नंबर पे आपका ट्रेड पेबल। ठीक है, सो फाइनेंशियल लाइबिलिटी मेरी कितने की है, उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेबल। तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो सिंपली ऐड ऑन करना है, मुझे कुछ नहीं करना। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 16 लाख रुपीज का है। सो 16 लाख, और आपका ट्रेड पेबल आप सिंपली, आपका बड़े भी हैं ट्रेड पेबल तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो ट्रेड पेबल अगर देखा जाए 9,42,348। सो 9,42,000 प्लस में 3,48,000। अब इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 9,42,000 प्लस में 3,48,000, तो दिस विल बिकम 12,90,000। तो 12,90,000। अब मैं अगर टोटल कर लूँ अपनी लाइबिलिटी साइड का भी, तो टोटल, वैसे एक चीज यहाँ पर माइनॉरिटी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था नहीं तो इसलिए मैंने डाला नहीं, वैसे वो भी आता है बट वैल्यू कुछ नहीं थी तो इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला वहाँ पर। तो आप देख लेते हैं कितना निकल के आएगा मेरा, जोड़ के देख लेते हैं। बोलो जय श्री राम, और बैलेंस शीट का करते हैं टोटल। 100 लाख प्लस 48 लाख प्लस 14,14,000 प्लस 37,70,000 प्लस में 16 लाख एंड प्लस में 12,90,000। एक मिनट, द रिजर्व रिटेन अर्निंग, गेन ऑन बार्गेन परचेज, बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। एक मिनट, 14,14,000 एंड 37,70,000। ठीक है, और ठीक है 16 लाख। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं एक बार, कितना निकल के आएगा। हम्म
48 लाख। ओके, 3,48,000। और ट्रेड पेबल में भी अगर आपको हमने यहाँ पर चीज एक ऐड नहीं करी है, ट्रेड पेबल अगर देखा जाए तो हमारे ट्रेड पेबल भी तो +3 लाख से बड़े थे आई थिंक। तो ट्रेड पेबल अगर देखा जाए, ऊपर जाके देखेंगे हम, तो ट्रेड पेबल, हाँ, इंक्रीज इन ट्रेड 2 लाख, 2 लाख से बढ़ा है, तो हम इसको 2 लाख कर देते हैं। तो 2 लाख। अब तो ये मेरा दिस विल बिकम 14,90,000। ये मेरा 14,90,000 हो जाएगा। 14,90,000। ये रेड कलर से लिख रहा हूँ, यहाँ पर चीजें छूट जाती हैं। अब हम बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं। सो 100 लाख प्लस में 48 लाख प्लस में 14,14,000 प्लस में 37,70,000 एंड प्लस में 16 लाख प्लस में 14,90,000। तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है 230,74। तो 230,74,000, तो हमारा असेट एंड लाइबिलिटी मैच हो गया। 230,74, 230,74। ओके, ठीक है। एक कलर से लिख देता हूँ इसको, 1 मिनट तो सही लगेगा ज़्यादा। 230,74, 230,74। सो ये है मेरा मई 2018 का क्वेश्चन आया हुआ था, जो हमने सोल्व करा। 15 मार्क्स के लिए आया हुआ था, आई थिंक 16 है या 15 कुछ ऐसी है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन था, 15 नंबर के लिए था, 100% स्टेक एक्विजिशन था। अब इसके बाद में जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें लाइक एनसीआई का भी पार्ट आएगा, तो आपको और समझने में आसानी रहेगी। बाकी कंसोलिडेशन बहुत ईजी है। उसके बाद मैं चेन कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझाऊंगा, पूरा अच्छे से उसको समझेंगे। और जितने भी कंसोलिडेशन के क्वेश्चन लाइक हमारे आईएफआरएस की पीडीएफ के भी अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, और एग्जाम के जितने क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। और अगर आप देखोगे तो यही क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के अंदर भी है, सेम, कुछ अलग नहीं है, सेम यही छापे हुए हैं। तो आप इनको ही सॉल्व कर लीजिए, कंसोलिडेशन आपका पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन और लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के चैप्टर्स को पकड़ेंगे। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है वो 5 मिनट के ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं। टी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके।